नमस्कार साथियों। आज से हम लोग घटना चक्र के इतिहास को शुरू करने वाले हैं। घटना चक्र का बुक एक अच्छी बुक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें एनसीईआरटी एवं अन्य रेफरेंस बुक का एक सार दिया हुआ रहता है। इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उसका एक बेसिक बन जाएगा और इसी से लगभग क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। और अंत में इसका क्वेश्चन दिया रहता है। विभिन्न परीक्षाओं में जो एग्ज़ाम में आया रहता क्वेश्चन, वो इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय का इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल को देखेंगे। ये लंबा चैप्टर है, लंबा भले ही है, लेकिन यदि हम लोग ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे तो पूरा कवर कर जाएंगे। इसमें से चैप्टर भी बहुत सारा है इस बुक में, लेकिन हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। आपको एक बात बता दें साथियों, आप भी सामने बुक रख लीजिए और जब हम बताते जाएंगे आप भी लाइन बाय लाइन मिलाते जाइएगा। इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार, जोरवे आदि आती हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। इसमें क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारनी आता है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें फलक उपकरण तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर, चौपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एक एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। इस पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। यानी
पूरा पाषाण काल के मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पशुपालन का ज्ञान मध्य पाषाण काल में एवं कृषि का ज्ञान नव पाषाण में आया था। ये तीनों क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी तथा सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण का पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युगल समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागौर, जो भीलवाड़ा राजस्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भीमबेटका से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। कभी इसका जिला पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा विश्व विरासत सूची स्थल में है। इसी तरह का इसमें क्वेश्चन पूछता है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, यानी कृषि का विकास नव पाषाण काल में हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो मिला है संत कबीर नगर जिले के लौहरा देव है। इससे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ और इलाहाबाद के पास वाला कोलडीहवा को माना जाता था। आगे देखते हैं, मिलेगा आपको। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 700 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि
प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इनको माना जाता था, लेकिन अब लहुरा देव को माना जाता है। चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुए हैं। कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवाज के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से यदि प्राचीन भारत से पूछेगा तो चिरांद का हमेशा पूछता है। बिहार में नवपाषाण काल का स्थल कौन सा है? तो चिरांद है। ये हमेशा पूछता है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जलीय अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जा गई हैं। साथियों, ये चैप्टर लंबा जरूर है, लेकिन यदि इसे पढ़ लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नबदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ
प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिनमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नाघार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले के पांडुराजर ढीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट की अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ज, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियाँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ या साड़ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं।
कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगलन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। साथियों, ये लंबा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन इसे घबराइए नहीं। आप जितना ध्यान दीजिएगा आपको एग्ज़ाम में उतना ही फायदा होगा। आइए देखते हैं आगे। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। आइए इस चैप्टर के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं, और एक क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें वैसे ही क्वेश्चन को समावेश किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपी का हो, बिहार का हो, या कोई भी केंद्रीय एग्ज़ाम हो, वही क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। साथियों, इसमें जो सही आंसर है वही बता देंगे, क्योंकि यदि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो और समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये कौन किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से और सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये सराय नाहर राय से और महदहा से प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ से? तो ये दमदमा से निकाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये लहरा देव से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसमें लहरा देव का ऑप्शन नहीं, इसलिए आप मेहरगढ़ मारिएगा। आंसर दिया है। यदि ये लहरा देव रहेगा तो आप लहरा देव मारिएगा। 14 नंबर देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। यदि लहरा देव रहता तो लहरा देव होता। लहरा देव नहीं रहेगा तो आप मेहरगढ़ मारिएगा। मेहरगढ़ नहीं रहेगा तो कोल्डिवा मारिएगा। 15 नंबर। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन डी है, मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बागौर राजस्थान से। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उभेरी गई है। इसका आंसर सही है ए, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। 2 जो चावल से परिचित नहीं थे ये गलत है, इन लोग चावल से परिचित थे। 21 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नबदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। साथियों, इसका हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं और उसका सही आंसर हम पढ़ देते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये संगन कल्लू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यदि अब्दुल्लागंज रायसेन नहीं रहता तो आप भोपाल मारते इसको। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये थे BS बांकंकर थे। 31 देखते हैं, भीमबेटका को किसने खोजा था। भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर बांकंकर ने खोजा था। गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था। तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, तामासर काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है, दूसरा तरफ ख्याति का कारण दिया हुआ है और कौन सा सुमेलित है ये बताना है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। इसमें से 2 और 3 सही है, बुर्जहोम गलत है। बुर्जहोम में युगल सावधान मिला है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये लेखहिया से मिले हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण कहा गया है।
कथन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका आंसर है दो, कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ये संस्कृति का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ये पाषाण काल का क्वेश्चन खत्म हो गया। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।